अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए प्राइम टाइम स्पेशल में अब बात नेपाल में बवाल की। नेपाल जहां कभी खुली सीमाएं, रोटी बेटी का रिश्ता और धार्मिक आस्था दोनों देशों को जोड़ती थी, और आज वही सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी और कर्फ्यू की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ पे सुनसरी से शुरू हुआ हिंसा अब कई जिलों तक लगातार फैलती जा रही है। सुरक्षा बल यहाँ पे हाई अलर्ट पर हैं। भारत नेपाल सीमा पर भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद है या नेपाल के भीतर सालों से सुलग रहे असंतोष का विस्फोट। नेपाल की शांति को आखिर किसकी नजर लग गई? 26 जुलाई को सुनसरी जिले के देवानगंज के कप्तानगंज इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों के दौरान लाउडस्पीकर, धार्मिक झंडों और जुलूस के रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया। पथराव हुआ, आगजनी हुई, पुलिस को हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। देखते ही देखते हिंसा मधेश और कोशी प्रांत के कई जिलों तक फैल गई। सिराहा, धनुषा, सप्तरी, जनकपुर और परसा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नेपाल पुलिस, एपीएफ और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई, जबकि संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ये विवाद थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू संगठन लगातार मुस्लिम हटाओ नेपाल बचाओ के नारे लगा रहे हैं और ये विवाद हाल फिलहाल का नहीं है, ये कई सालों से सुलगती आग है। एक विवाद, कई वजह। धार्मिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया पर अफवाहें, प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल, स्थानीय संगठनों का विरोध, पहले से मौजूद सामाजिक तनाव। जानकार मानते हैं कि चिंगारी भले एक धार्मिक विवाद से निकली हो, लेकिन उसके पीछे लंबे वक्त से बढ़ रहा सामाजिक और राजनीतिक असंतोष भी है। यही वजह है कि हिंसा एक जिले तक सीमित नहीं रही। इस तरीके की साजिश में जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है, वहाँ की खुफिया एजेंसी भी ऐसे क्षेत्रों में सक्रिय हो सकती है और उसका पूरी सिचुएशन का दुरुपयोग करते हुए नेपाल की टेरिटरी को एक बार फिर से वो हिंसा के लिए और आतंक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है। नेपाल में हिंसा और भारत में बढ़ी चौकसी। करीब 1750 किलोमीटर लंबी खुली भारत नेपाल सीमा को देखते हुए बिहार से लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनकपुर जाने वाले श्रद्धालु फंसे हुए हैं, व्यापार प्रभावित हुआ है और सीमाई जिलों में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। सबसे बड़े सवाल, क्या हिंसा जल्द थम जाएगी? क्या सांप्रदायिक तनाव और बढ़ेगा? क्या भारत नेपाल रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा? नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन और हिंसा के बाद तख्ता पलट हुआ, नई सरकार बनी, लेकिन नई सरकार भी नेपाल को संभालने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। नेपाल सरकार लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रही है, लेकिन सवाल केवल कानून व्यवस्था का नहीं, विश्वास बहाल करने का भी है। क्योंकि अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी आंच भारत की खुली सीमा तक भी पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24। और अब बात बांग्लादेश में नया खेला की। अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। पहले 2 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक तस्वीर 5 अगस्त 2024 की है, जब बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा था, झुलस रहा था। सड़कों पर प्रदर्शनकारी थे, सरकारी इमारतों पर हमले किए जा रहे थे और हालात ऐसे बने कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा। और दूसरी तस्वीर ठीक 2 साल बाद की है, 5 अगस्त 2026 की।
भारत में रह रही शेख हसीना पहली मर्तबा मीडिया से मुखातिब हुई। अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों पर सफाई देती हुई नजर आई। अपना पक्ष उन्होंने दुनिया के सामने रखने की पुरजोर कोशिश की। हसीना के इस कदम से ढाका सरकार की बेचैनी बढ़कर खुलकर सामने आई है, जो लाजमी था। बांग्लादेश में भारत से इस कार्यक्रम पर आपत्ति जाहिर की गई, लेकिन भारत ने दो टूक यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया कि ये एक निजी कार्यक्रम है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि 2 साल बाद भी बांग्लादेश की सियासत शेख हसीना सबसे बड़ी राजनीतिक फैक्टर अभी भी बनी हुई है। अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास का वो काला दिन जब छात्र आंदोलन, सरकार विरोधी प्रदर्शन और हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। राजधानी ढाका के साथ ही कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और झड़पों के बीच कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा, शरण लेना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक टकराव खत्म ही नहीं हुआ। शेख हसीना के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। ढाका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग को उठाया, जबकि हसीना लगातार अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती रही। ठीक 2 साल बाद अब भारत से उनका पहला सार्वजनिक संबोधन सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में वापसी का संदेश भी माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि ढाका सरकार ने इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई, जबकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि ये सरकार नहीं बल्कि मीडिया और शेख हसीना के बीच का निजी कार्यक्रम है। यानी कि बांग्लादेश में सत्ता बदल गई, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा चेहरा आज भी शेख हसीना ही बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मुझे लगता है कि भारत को इसमें बड़े ही दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ उसके साथ हमारे वाटर और ऐसे बहुत तरह के संबंध है जो कि कहीं न कहीं इस चीज को प्रभावित कर सकते हैं। और शेख हसीना अगर वहां पे जाती हैं और वहां जाने के बाद से जिस तरीके से वहां पे जो रेडिकलाइजेशन जो बढ़ेगा, और इसका फायदा कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन उठाने का प्रयास करेगा। ठीक 2 साल बाद बांग्लादेश की सत्ता में वापसी का सपना देख रही शेख हसीना ने मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी को तोड़ा, लेकिन कैमरे के सामने आने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई। शेख हसीना सिर्फ ऑडियो के जरिए यहाँ पे वर्चुअली पत्रकारों से मुखातिब हुई और करीब 25 मिनट तक उन्होंने अपना पक्ष रखा। माना तो ये जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते वो अपनी लोकेशन को उजागर नहीं करना चाहती थी, और इसी के चलते खतरे और बांग्लादेश के साथ चल रहे संवेदनशील कूटनीतिक और कानूनी विवादों को देखते हुए उन्होंने कैमरे से दूरी को बनाए रखना मुनासिब समझा। हालांकि इस सवालों के जवाब उन्होंने खुद दिए और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर खुलकर अपनी बात को वो रखती हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही आपको अब बताते चले कि क्या कुछ बेहद जरूरी चीजें रही हैं। शेख हसीना के संबोधन की क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं। यह छात्रों का आंदोलन नहीं था, सत्ता परिवर्तन की साजिश थी। इसके साथ ही मुझे मजबूरी में देश को छोड़ना पड़ा। भारत हमेशा सच्चा मित्र रहा है। मैं अपने लोगों से कभी अलग नहीं हुई। किसी भी हाल में वतन लौटूंगी। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, 450 से ज्यादा थानों पर हमले हुए हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जिंदा जलाया गया है। तो किसी भी हाल में वतन लौटने का जिक्र शेख हसीना यहाँ पे करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ हो जाए वो वतन वापसी जरूर करेंगी, और जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तकरीबन 450 ऐसे थाने हैं, उससे ज़्यादा थाने हैं जहां पर पिन पॉइंट टारगेट किया गया, हमले किए गए हैं। इसके इतर अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मियों को जिंदा तक जला दिया गया, उनको यूं ही जला दिया गया। तो वहीं यूनिस सरकार ने साजिश की और जांच को रोक दिया। गंभीर आरोप यहाँ पे शेख हसीना यूनिस सरकार पर लगाती हुई नजर आ रही हैं।
अब हमने पड़ोस में मचे हुए बवाल पर विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर मनोज झा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भारत के विदेश नीति को जब हम देखते हैं तो उसमें नेबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि हम सब पिछले 1-2 सालों से जिस प्रकार से, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ पे जो अस्थिरताएं बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से और उसकी जो नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसीज का जो माध्यम है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। तो देखिए, पड़ोस में अगर पंगा होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारी बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला बताया जाता है। इसलिए कहा भी यही जाता है कि पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए, और भारत हमेशा इसमें अग्रसर रहा है और उसने अपनी इस स्ट्रैटेजी को भरपूर निभाया भी है। बहरहाल पड़ोस में पंगा में इतना ही। हालांकि IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी हैं क्योंकि सवाल जारी है।